अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है हम बुश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे इन हिस्ट्री ऑफ यूएसए। दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट ऑफ द 3 presidents that I'm going to be discussing in my upcoming lectures. The second one is going to be on Obama and the third is going to be on our all-time favorite Trump. ठीक हो गया। ये जरा बुश की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इन केस यू गेट अ क्वेश्चन ऑन दैट, तो आपको पॉलिसीज का पता होना चाहिए कि मोटी मोटी बुश की टाइम पे क्या पॉलिसीज थी। ठीक हो गया। सबसे पहले जो थी उसकी टैक्स कट्स थी। ठीक है, जैसे ही वो आया था 2001 का रिसेशन जो था वो इट वाज रिलेटिवली माइल्ड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया था। और सबसे पहला जो टैक्स कट था कंज्यूमर स्पेंडिंग को स्टार्ट करने के लिए, वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टैक्स रिलीफ रिकंसिलिएशन एक्ट था आपका। ठीक है, उसके बाद जरा सा ज्यादा टाइम इसमें नहीं गुजरा था, ज्यादा रिलीफ लोगों को नहीं मिला था कि 9/11 का वाकया हुआ। ठीक है, 2003 में एक और था बुश ने साइन किया था जॉब्स एंड ग्रोथ टैक्स रिलीफ रिकंसिलिएशन एक्ट टू इनकरेज हायरिंग, जिसने अगेन टैक्स रेट्स रिड्यूस कर दिए थे ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक हो गया, एंड दैट प्रोवाइडेड टेम्पररी रिलीफ टू अ लॉट ऑफ पीपल इन अमेरिका। ठीक है, वो थोड़ा सा पोस्ट रिसेशन भी थोड़ा सा उनको सुकून मिल गया था, इकोनॉमी वाज अ लिटिल स्टेबल इफ नॉट अ लॉट। उसके बाद आपका आ जाता है डिजास्टर स्पेंडिंग। तो आप 2005 में द फेमस हरिकेन कटरीना न्यू ऑर्लियंस को हिट किया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज फेस करना पड़ा था यूएस को, और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो भी हो गई थी इन यूएस। पर्टिकुलर स्टैट्स गिवन इन योर स्लाइड्स कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो टू 1.7% ऑन एन एनुअलाइज रेट इन द 4th क्वार्टर। इसके लिए 33 बिलियन वॉज एडेड टू द फिस्कल ईयर का जो बजट था। ठीक है, जस्ट टू हेल्प build the infrastructure, to help improve the infrastructure of न्यू ऑर्लियंस एंड द डिजास्टर हिट एरियाज। उन स्टेट्स को स्पेशली ज्यादा फंडिंग दी गई थी बाय द फेडरल गवर्नमेंट कि जी आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आप अपना जो जितनी भी आपके डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं या जितने भी आपकी डिजास्टर हिट एरियाज हैं, उनको आप फिर से इंप्रूव कर सके, फिर से आप बेहतरी ला सके उनमें। ठीक हो गया। So it was not only the physical infrastructure, it was also the economic infrastructure that they worked on. ठीक है, काफी ज्यादा all your banks had closed down, बहुत ज्यादा इशू क्या कहते हैं आपके डिजास्टर कैटरीना हिट एरियाज में आ गए थे उस टाइम पे, 2005 के टाइम पे। तो सब कुछ सारी इंप्रूवमेंट लाने के लिए द स्टेट्स दैट वर डिजास्टर हिट दे नीडेड अ ह्यूज बजट, और वो ग्रांट किया था फेडरल गवर्नमेंट ने। फिर आ जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट वॉर ऑन टेरर, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बुश की जो डॉक्ट्रिन थी पूरी, वो ऑपरेट करती थी प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स पे। ठीक है, कि आपको पता है कि एक पर्टिकुलर मुल्क आपको खतरे की अलामत दिखा रहा है। ठीक है, आपको पता है कि वो दैट पर्टिकुलर कंट्री इज नॉट, इट्स डेंजरस फॉर यूएस एंड इट्स सिक्योरिटी। तो 9/11 के बाद उसने कहा कि एनी कंट्री जिसमें आपको पहले से ही परसीव्ड डेंजर नजर आ रहा हो, तो यूएस हैज ऑल द राइट टू अटैक दैट कंट्री। ठीक है ना, इफ दैट कंट्री डज नॉट एक्ट अपॉन हाउ यूएस इज गोइंग टू आस्क देम टू। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी प्रीएम्प्टिव की, बिकॉज प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स kind of justified a lot of attacks that Bush made during his tenure, which was wrong. ठीक हो गया। अब इन रिस्पॉन्स टू 9/11 अटैक्स, जो वॉर इन अफगानिस्तान थी वो 2001 में लॉन्च की गई टू एलिमिनेट द थ्रेट, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो सपोर्ट करती थी अलकायदा को, उसको रिप्लेस करके हामिद कारजाई को लगा दिया था। उसके बाद कांग्रेस ने 2002 में होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट भी पास किया था कि ताकि जो इंटेलिजेंस है, टेररिज्म इंटेलिजेंस है, उसको काउंटर किया जाए। उसके बाद इराक वॉर हुई 2002 में, जिसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश ही रिसीव्ड कांग्रेशनल अप्रूवल। ठीक है, और वो भी इसी बेसिस के ऊपर था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पाए जाते हैं इराक वॉर में, एंड दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिग फेलियर्स ऑफ यूएस एज वेल, बिकॉज ऐसा कभी था नहीं, कभी प्रूव नहीं हुआ। ठीक है, सीआईए की इंटेलिजेंस दैट काइंड ऑफ फेल्ड इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट टू शो दैट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वर एक्चुअली फाउंड इन इराक और नॉट। ठीक है, उसके बाद सदाम हुसैन को कैप्चर कर लिया, ऑल ऑफ यू नो, बिकॉज इट वाज ड्यूरिंग आवर टाइम कि जब दिखाया गया था कि जी फांसी हो गई उसको, इट वाज कैप्चर्ड बाय द यूएस फोर्सेस। ठीक हो गया। अच्छा, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इट इज अ वॉर दैट इज कमेंस्ड इन एन अटेम्प्ट टू रिपेल और डिफीट अ परसीव्ड ऑफेंसिव और इन्वेजन। ठीक है, अब इसको फर्दर एलैबोरेट किया था नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में भी बुश ने, और जिसमें उस अदर देन स्टेट्स जिनमें आपको खतरा था, एक कुछ रोग स्टेट्स डिफाइन की गई थी बुश से। वो रोग स्टेट्स वो है जिनमें आपको ऑलरेडी डर है कि ये जो है वो अटैक ना कर दे यूएस के ऊपर। ठीक है, वो रोग स्टेट्स मैं आपको आगे भी जाके बताती हूँ, हमारे एक्सेस ऑफ ईवल वाले टॉपिक के अंदर आएंगी, जिसमें आप यूएस वुड एक्ट प्रीएम्प्टिवली इन ऑर्डर टू कॉम्बैट अ काउंटर सम इन्वेजन दैट हैज नॉट टेकन प्लेस। ठीक हो गया।
उसके बाद जो चौथी बात है जो मैंने आपको बतानी थी, एक्सिस ऑफ ईविल की। अब इस एक्सिस ऑफ ईविल जो थी, दिस वाज रिवॉल्विंग अराउंड 3 कंट्रीज, इराक, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, जिसको एक्सिस ऑफ ईविल बोला जाता था बुश की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो उसमें 2 स्कूल्स ऑफ थॉट से बात किए थे कि किस तरह से डील करना चाहिए एक्सिस ऑफ ईविल स्टेट्स पे। पहली जो पॉलिसी थी वो ये थी कि आप सिर्फ सैंक्शंस लगाओ अगेंस्ट द प्रॉब्लमैटिक स्टेट्स, ठीक है, जो कि पोस्ट कोल्ड वॉर था। और जो अपोजिंग व्यू था, जो दूसरा व्यू था, विच वॉज ऑल्सो शेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट, द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, कि डायरेक्ट और यूनिलैटरल एक्शन लिया जाए और वो जस्टिफाई भी किया जाए कि अमेरिका शुड एम्ब्रेस अपॉर्चुनिटीज फॉर डेमोक्रेसी और सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय इट्स पोजिशन। तो आप यूनिलैटरल एक्शन उनके अगेंस्ट ले सकते हो। तो दीज वर द 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स दैट इमर्ज्ड फॉर द एक्सिस ऑफ ईविल स्टेट्स, जो कि इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया थी। ठीक हो गया। और आखिरी जो थी उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज में सोशल कंजर्वेटिज्म की थी, जिसमें बुश ने कैंपेन चलाई थी, बिकॉज बुश जो अट्रैक्ट करता था क्या कहते हैं, जिन इलाकों को या जिन वोटर्स को, दे वर कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। तो उसके जो आइडियाज है जिसको वो प्रोपोगेट भी करता था, दैट वाज एंटी अबॉर्शन स्टांसेस, ठीक है, ऑन अनवांटेड प्रेगनेंसीज। फिर प्रो फैमिली लेजिस्लेशन थी जो बहुत कंजर्वेटिव मैसेज को बहुत अपील करती थी। अ बैन ऑन गे मैरिज, अगेन समथिंग दैट अमेरिका इज नॉट प्राउड ऑफ नाउ। एलिमिनेटिंग फेडरल फंडिंग फॉर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रिसर्च, जो और जो ऑल्टरनेट मेथड्स, जितनी भी रिसर्च डेवलपमेंट हो रही थी, R&D के ऊपर जितना भी पैसा खर्च हो रहा था उसको कट डाउन करना, उसकी फंडिंग को। प्रोटेक्टिंग द सेकेंड अमेंडमेंट राइट टू बेयर आर्म्स, ठीक है, कि आप आर्म्स वगैरह आप क्या कहते हैं, US कैन बेसिकली कैरी आर्म्स and US citizens can carry weapons as well, which is a huge problem now in some of the states in America. Opposing illegal immigration, again, which was to protect the white supremacy again, or establish America as a place for white supremacists and not somebody and not for people all over the world. Maintaining a strong national defense again. So these were some of the policies of Bush, and I hope if a question comes on Bush, you will be able to tackle it, or you will at least be able to have a background knowledge of how Bush operated and what were the circumstances under which his policies emerged.